हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 जीएस पेपर 2 का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे। अब इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। इसमें से फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम बाकी का 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए अलग से वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं उसका लिंक लास्ट में कर दूंगा, आप उसे एक्सेस कर लेना। अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सब सेट ए के हिसाब से हैं, सेट ए के क्वेश्चन नंबर हैं। ओके, आप अपने अपने सेट में आपको जो भी मिला है उसका क्वेश्चन नंबर मैच कर लीजिए और उसके बाद आप उसे मिला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना पैसेज है, पैसेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने हैं और उसके बाद आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए पहला पैसेज क्या है, टीवी के बारे में। अब क्या है पैसेज, मैं पढ़ रहा हूँ। A majority of TB affected in India are poor and lack sufficient nutrition. Okay, suitable housing and have little understanding of prevention. मतलब जो majority of जो TB इन्फेक्टेड है भारत में वो क्या है, उनके पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है, सुटेबल हाउसिंग भी नहीं है, उन्हें काफ़ी कम अंडरस्टैंडिंग है किसकी, प्रिवेंशन की, बच बचाव कैसे करते हैं टीबी से उसकी काफ़ी कम अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, टीबी देन डिवास्टेट्स फैमिलीज, मेक्स द पुअर, particularly affects women and children and leads to ऑस्ट्रिकाइजेशन एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए टीवी से क्या होता है, टीवी से क्या होता है, ये फैमिली को डिवास्टेट करता है, तहस नहस कर देता है, गरीब को और भी ज़्यादा गरीब बना देता है। और पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं। चिल्ड्रन इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती है, वुमेन इसलिए क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को फैमिली के ऊपर सेक्रीफाइस कर देते हैं, इसलिए। ओके, कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में उन्हें अलग किया जाने लगता है, सोसाइटी में स्टिग्मा है जिसकी वजह से उन्हें अलग कर दिया जाने लगता है। ओके, बैन कर दिया जाने लगता है या एक्सपेल कर दिया जाता है कम्युनिटी से। तो ये वर्ड आपके लिए जरूरी हो गया, ऑस्ट्रिकाइजेशन। ओके, अब देखिए, एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लॉस भी कई बार हो जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। द ट्रूथ इज, या फिर आप जा ही नहीं पाएंगे अगर अपने जॉब में रेगुलरली नहीं जा पाएंगे तो इसकी वजह से भी आपको निकाला जा सकता है। प्राइवेट जॉब्स में तो पर्टिकुलरली ऐसा होता है। द ट्रूथ इज दैट इवन इफ टीवी डज नॉट किल देम, हंगर एंड पॉवर्टी विल। तो इसका ये ट्रूथ क्या बन गया इंडिया के संदर्भ में कि अगर आपको टीवी नहीं भी मार रहा है तो भी आपको गरीबी और भूखमरी जरूर मार देगी। अनदर ट्रूथ इज दैट द डीप सीटेड स्टिग्मा, लैक ऑफ काउंसलिंग, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम प्रोवाइडर्स एंड फैमिली। ठीक है, तो देख रहे हैं आप क्या है, इतने सारे लैक्स की बात कही है। और दूसरी ये भी बात है कि जो डीप सीटेड जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, लैक ऑफ काउंसलिंग नहीं हो पाती, अच्छे से कोई समझाने वाला नहीं होता है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम प्रोवाइडर्स एंड फैमिली, सपोर्ट भी नहीं मिलता प्रोवाइडर एंड फैमिली से। कपल्ड विथ और भी साइड इफेक्ट देखिए, टॉर्चरस साइड इफेक्ट्स, डिमोटिवेट्स पेशेंट। और इसके जो बाकी के जो टॉर्चरस साइड इफेक्ट्स हैं, जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, पेशेंट को डिमोटिवेट करते हैं कि वो ट्रीटमेंट करें। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे जो हेल्थ कंसिक्वेंसेस हैं, मतलब जो इसके हेल्थ कंसिक्वेंसेस, टॉर्चर्स हेल्थ कंसिक्वेंसेस हैं और साइड इफेक्ट्स हैं, वो पेशेंट को अल्टीमेटली डिमोटिवेट करते हैं कि वो टीबी की ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें और इसके कारण वो टीबी की ट्रीटमेंट आधे पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड इन द एवर पैसेज। अब इस पैसेज के हिसाब से क्या मैसेज है, मोस्ट रैशनल, क्रूशियल एंड लॉजिकल, ये हमें देखना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा हमें आता है तो हमें वो नहीं देखना, हमें पैसेज के हिसाब से ही देखना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, टीबी इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज इन इंडियन सर्कमस्टांसेस। टीबी क्यूरेबल डिजीज नहीं है इंडिया में, मतलब टीबी को ठीक नहीं किया जा सकता है। भारत के केस में टीबी को ठीक नहीं किया जा सकता है, मतलब भारत के पास या तो मेडिसिन नहीं है या नहीं ठीक हो सकता। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कह रहा है कि ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ही नहीं पाते, इसकी वजह से छूट जाता है, तो ये हो गया गलत, ऑप्शन ए गलत हो गया। क्यूरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए यहाँ किसकी बात की जा रही है कि यहाँ आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, टॉर्चर साइड इफेक्ट्स जो है इनकी बात की जा रही है, मतलब मेडिसिन के अलावा भी इन सभी में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट अपना सही हो गया कि क्यूरिंग टीबी क्या रिक्वायर करता है, बस मेडिसिन और डायग्नोसिस ही नहीं चाहिए, इसमें आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको ये जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इसमें आपको कोई हिम्मत देने वाला चाहिए। ठीक है, आपको साइड इफेक्ट्स को झेलने की ताकत होनी चाहिए, तो ये सब चाहिए। तो ये ऑप्शन भी तो अपना सही हो गया। देखते हैं आगे के ऑप्शन भी सही है नहीं, अगर इससे कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा तो हमें उसे मार्क करना है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन मिल गया तो आप बाकी के दो छोड़ के आ जाएंगे, ये यूपीएससी भैया ये कुछ भी करवा सकती है। अब ये क्या है, गवर्नमेंट सर्विलेंस मैकेनिज्म इज डिफिशिएंट एंड पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट। बिल्कुल गलत बात है,
ये गांव-गांव में टीवी के प्रति जागरूकता जो है वो रेडियो से कई माध्यम से फैलाई जा रही है और इसके कारण क्या हो रहा है, लोगों के पास मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी अपना गलत हो गया। डॉट सेंटर भी होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और इसमें भी कहा जा रहा है, इसमें कहीं पे भी, इस पूरे पैसेज में कहीं पे भी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी या इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि सफिशिएंट न्यूट्रिशन और सूटेबल हाउस, सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन सभी की वजह से क्या आ रहा है कि इनके पास नहीं है, इसकी वजह से ट्रीटमेंट जो है वो खत्म हो रही है इंडिया में, मतलब वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ओके, इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम द डिजीज लाइक टीवी ओनली व्हेन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। देखिए ये पॉइंट सही है कि इंडिया टीवी से तभी फ्री हो पाएगा जब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, यहाँ पे भी देखिए पॉवर्टी की बात की गई है, हाउसिंग की बात की गई है, फिर जॉब की बात की गई है, हंगर की बात की गई है। तो ये सही है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से ये ठीक हो जाएगा। ओके, और इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा क्रूशियल एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन डी भी सही है बट ऑप्शन बी ज़्यादा सही है। और देखिए आपने अगर एक बार पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया तो भी टीवी जिसे हो चुका है वो तो ठीक नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये पॉइंट में फिर भी थोड़े से एक फ्लॉज हैं, ठीक है, डी में। तो सबसे ज़्यादा सही कौन हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ये देखिए डायरेक्शन दिया हुआ मैंने एक 7 आइटम्स के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं 7 आइटम्स के लिए एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना है और इसमें 6 पैसेज हमें दिए जाएंगे और हमें आंसर क्या करना है, उसी पैसेज के हिसाब से देना है। पैसेज ओनली, बेस्ड ऑन पैसेज ओनली, बस पैसेज के हिसाब से ही आपको देना है। आपको खुद एक्स्ट्रा पता है कुछ तो आपको उसके हिसाब से नहीं देना। अब देखिए, व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ वाइड स्प्रेड एंड केयरफुल एडॉप्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए, इंटेलेक्ट रेजिमे दैट सीक्स टू क्रिएट प्राइवेट मोनोपोलीज फॉर सच टेक्नोलॉजी। अब देखिए कह रहे हैं इसमें राइटर कि जो वाइड स्प्रेड एंड केयरफुल एडॉप्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम टेक्नोलॉजी की जो एडॉप्शन हो जाती और वाइड स्प्रेड इसका जो यूज हो जाता, इसे रोक रहा है। कौन रोक रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेजिमे जो है, जो कि चाह रहा है कि इसे हम प्राइवेट कर दें और अपनी मोनोपोली स्थापित करें। मोनोपोली मतलब होता है कि बस ये सामान मैं ही बना सकता हूँ या हमारे ग्रुप बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये हमारी खुद की इन्वेंशन है, ठीक है। तो चाह रहे हैं क्या, कुछ एक प्राइवेट जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और जो प्राइवेट लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि ये इसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर लें और बाकी सबको जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी के एसेस को और उसका एडॉप्शन को रोक दें। इससे क्या होगा, अब देखिए राइटर क्या करें, इफ जीएम टेक्नोलॉजी इज लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड टू इन शॉर्ट रन। अब देखिए, अगर जीएम टेक्नोलॉजी लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन हो गया तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। वो भी कैसे मैक्सिमाइज करें, बिल्कुल शॉर्ट रन में, कम से कम समय में अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। अब देखिए, दिस इज वाई कॉर्पोरेशंस मेक मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन हर्बिसाइड्स टॉलरेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अब देखिए, यही एक रीज़न है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट कमाना। इसी के कारण क्या कर रहे हैं जो कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस में, हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप में, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब क्या हो गया, जिनमें हर जो है उनके ब्रीडिंग का उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, और पेस्ट के टॉलरेंट में। सच प्रॉपर्टीज हैव ओनली अ शॉर्ट विंडो। अब इनका बहुत शॉर्ट विंडो है। शॉर्ट विंडो मतलब क्या होगा, काफ़ी कम समय तक के ये इफेक्टिव रहेंगे। एज सुन इनफ पेस्ट्स एंड वीड विल इवॉल्व टू ओवरकम सच रेजिस्टेंस। अब देखिए, जैसे आपने ये रेजिस्टेंस दे दिया, अब इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस को ये जल्द ही ओवरकम कर लेंगे, वीड्स और पेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब एक बार जब वीड क्या होंगे वो ओवरकम कर जाएंगे और पेस्ट क्या होंगे वो रेजिस्टेंट बन जाएंगे, तब इससे क्या होगा, ये कॉर्पोरेशंस को और भी ज़्यादा सूट्स करता है। आपको लगेगा कि अब वीड्स हैं और ये जो हैं आपके जो पेस्ट्स हैं वो अब अटैक कर पाएंगे तो उनका सीड्स नहीं डेवलप, उनका सीड्स बिकना कम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इससे क्या होगा, वो कहेंगे ये हमारा फिर से मॉडिफाइड है, ये और ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि कहा जाता है कि और ज़्यादा पावरफुल मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स जो होते हैं वो पहले पावरफुल होते थे, अब कहते हैं ये पावर बूस्टर्स हैं, फिर कहते हैं और ज़्यादा पावरफुल, ट्रिपल पावरफुल, क्वाड्रिपल पावरफुल। तो वैसे ये करेंगे, अब ये कहेंगे कि ये और भी ज़्यादा पावरफुल है तो इससे फिर ये नया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इससे क्या होगा, इनका बिजनेस चलते रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, द नेशनल फार्मर्स कमीशन पॉइंटेड आउट दैट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन to the incorporation of genes that can help impart resistance to drought, salinity and other stress। अब देखिए, जो यहाँ पे नेशनल फार्मर्स कमीशन है वो क्या कहता है
कि आपको किसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंट और ये जो आपका है क्या कहते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट, इनके ऊपर आप मत उतना स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हमारे पास हैं, हम उससे काम चला सकते हैं। आपको अभी ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर देना चाहिए, आपको देना चाहिए ड्रॉट रेजिस्टेंस, साइनिटी एंड अदर स्ट्रेसेस जो इन्वायरमेंट्स का इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड ये दो क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 है। अब इसका आपको आंसर देना है। अब देखिए सबसे पहला क्या बोला है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज में क्या कन्वे किया गया है, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड टेक लीड इन जीएम टेक्नोलॉजी एंड प्रायोरिटाइज द टेक्नोलॉजी एजेंडा। अब देखिए क्या कर रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उन्हें इसमें क्या करना चाहिए, जीएम टेक्नोलॉजी में लीड लेना चाहिए, मतलब उन्हें आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, जीएम टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए और इसके क्या होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करके उन्हें इसे डेवलप करना चाहिए। अब देखिए पब्लिक रिसर्च मतलब क्या हो गया, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसमें होना चाहिए, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, तो पब्लिक होना चाहिए जो कि वेलफेयर के लिए काम करे। तो बिल्कुल ऐसी बात कही गई है कि ये जो जीएम टेक्नोलॉजी के एडोप्टेशन में सबसे बड़ा कौन सा बाधक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इसे क्या कर रहा है, ये कॉर्पोरेशन को और भी ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे अपना आ गया जो कि कह रहा है इसको। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज द इशू इन WTO एंड इंश्योर क्या, एबोलिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसे कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो डेवलपिंग नेशन है उन्हें WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंचाना चाहिए और कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इसे हटा दिया जाए। ठीक है, इसे एबोलिश कर दिया जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, बट यहाँ देखिए इसमें WTO और एबोलिशंस की बात तो बिल्कुल भी नहीं की गई, लेकिन इसमें क्या की, किसकी बात की गई है, इसमें नेशनल फार्मर्स कमीशन की बात की गई है। और ये क्या हो गया, नेशनल फार्मर कमीशन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन दे रही है। ठीक है, तो इसलिए अपना पॉइंट ए अभी ज़्यादा सुटेबल है। अब देखिए प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू सॉरी आवाज अटक गया। अब देखिए क्या कर रहा है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्री बिजनेस इन इंडिया। अब पर्टिकुलरली कहाँ, सीड बिजनेस में नहीं देना चाहिए। अब देखिए कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन को नहीं हमें अलाउ करना चाहिए कि वो एग्री बिजनेसेस करें। अब अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है वो एग्री बिजनेसेस नहीं करेंगे तो इसका एक घाटा है, घाटा ये है कि अगर वो एग्री बिजनेस नहीं कर रहे होते तो ये प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने ही ये निकाला हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, ये जो जीएम टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन ने इन्वेंट किया। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है इसके इन्वेंशन में इतनी ज़्यादा मनी नहीं पूल की जाती। अब अगर इतना ज़्यादा मनी नहीं जाता तो हो सकता है ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं आती, बाद में आती, आज से 10 साल बाद आती, 20 साल बाद आती, 30 साल बाद आती। तो इन्हें बैन करना ये सही नहीं है। ठीक है, और इसकी बात भी नहीं की गई इसमें। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इसमें बात की क्या की है राइटर ने कि आप ठीक है आप उसे अलाउ करिए, बट आप उसे क्या करिए, उसकी डायरेक्शन को बदलिए। और इसमें पब्लिक को ज़्यादा, पब्लिक रिसर्च जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का रिसर्च। प्रेजेंट इन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रैप। बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं गया। तो ऑप्शन अपना ए इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल आंसर है अपना ऑप्शन ए। अब 42 में चलते हैं। 42 में क्या कर रहा है कि उस पैसेज के बेसिस पे यहाँ पे 2 अजम्पशंस बनाए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से वैलिड हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अपने पास कि द इशू ऑफ इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन बाय जीएम टेक्नोलॉजी कंपनीज। अब इसमें राइटर कह रहे हैं कि जो इशू है नेचुरल कैलामिटीज के एग्रीकल्चर के उनको जीएम टेक्नोलॉजीज की कंपनीज ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है, उसे कंसीडर नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए यहाँ पे यही बात कहा है कि आपको ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना चाहिए, आपको ड्रॉट रेजिस्टेंट, सैलिनिटी और अदर स्ट्रेसेस से रेजिस्टेंट जो है वैसी वेराइटी ऑफ सीड्स बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये बात अपना सही हो गया, तो ऑप्शन ए अपना सही है। अब देखिए सॉरी पॉइंट 1 अपना सही है। एंड इन द लॉन्ग रन जीएम टेक्नोलॉजी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब कह रहे हैं राइटर इसमें कि लॉन्ग रन में क्या है, जीएम टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम जो हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसे नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो देखिए ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या कहा गया है कि ये शॉर्ट विंडो ही प्रोवाइड करता है। तो शॉर्ट विंडो हो गया तो लॉन्ग रन में तो इसे नहीं क्योर कर पाएगा। तो ऑप्शन 2 अपना गलत हो गया। तो हमारे पास कौन सा सही है, ओनली 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पैसेज आप में देखिए, इसमें एक पैसेज आपको पढ़ना और एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए क्या है, मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल और नॉट वेरी हार्मफुल। अब इसमें राइटर कहते हैं कि जो इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज मतलब हो गया फॉरेन स्पीसीज। ओके, जो बाहर से किसी एक जगह की जो
सिस्टम है या वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले से रहते हैं उनमें किसी एक्स स्पेसीज को बाहर से इंड्यूस किया गया है, उन्हें इन्वेजिव स्पेसीज कहते हैं। तो राइटर का कहना है कि मोस्ट ऑफ जो इन्वेजिव स्पेसीज जो हैं वो ना तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होते हैं, ना ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब क्या होगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ की जो नेचुरल जो भी है उसे वाइप आउट कर दें और वो खुद बस जाए वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी बात है। अब ब्रिटेन का यहाँ एग्जांपल लेते हैं राइटर। अब क्या कहते हैं, ब्रिटेन इन्वेजिव प्लांट्स आर नॉट वाइड स्प्रेड, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैले हैं, नॉट स्प्रेडिंग स्पेशली क्विकली एंड ऑफन लेस ऑफ द नॉनसेंस दैन विगोरस नेटिव्स सच एज ब्रैकन। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं करते हैं बहुत क्विकली। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा विगोरस नहीं होते हैं। ठीक है, जो नेटिव्स होते हैं वो ज़्यादा विगोरस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लेस विगोरस होते हैं किसकी तुलना में, नेटिव स्पेसीज की तुलना में। ओके, द अराइवल ऑफ न्यू स्पेसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीजेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द रीजन। यहाँ कह रहे हैं कि जो न्यू स्पेसीज आती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को नए रीजन में। इन मेनी केसेस द फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पेसीज टू एक्सटिंक्शन। यही कहा गया है कि जो नए कमर्स की जो फ्लड है, मतलब अगर बहुत सारे भी नए कमर्स आ जाते हैं तो भी वो क्या है, वो नेटिव स्पेसीज जो है उन्हें एक्सटिंक्शन नहीं करवाती, उनका एक्सटिंक्शन नहीं करवाती है। ठीक है, द वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कॉलोनाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स जो है टेंड टू कॉलोनाइज, वो कॉलोनाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट्स लाइक पॉल्यूटेड लेक्स एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ कॉलोनाइज करते हैं, ये पॉल्यूटेड लेक्स में, पोस्ट इंडस्ट्रियल वेटलैंड्स वेयर लिटिल एल्स लिव्स, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ ये जाकर के मोस्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज हैं वो अपनी कॉलोनीज बसाते हैं, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो नेटिव स्पीसीज तो वहाँ कुछ थी ही नहीं, तो उन्हें ये आउट क्या करेंगे, उनकी एक्सटिंक्शन क्या करवाएंगे, उनके ऊपर अटैक क्या करेंगे। ठीक है, दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट्स। अब देखिए अपॉर्चुनिस्ट्स की बात क्यों कही गई है, कही गई इसलिए कि ये नेचर की जो भी टूटी फूटी जो है त्रुटि है उसका ये फायदा उठाते हैं। ये कैसे फायदा उठाते हैं, ये देखिए नेचर में क्या है, पॉल्यूटेड लेक्स है, पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स है, जहाँ कुछ नहीं लीव करता, नथिंग एल्स लिव्स, लिटिल एल्स लिव्स, वहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं। तो ये तो फायदा उठा लिया ना इन्होंने, नेचर का जो भी डिमेरिट्स था उसका इन्होंने फायदा उठा लिया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बेसिस पे हमें कुछ आंसर देना है। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल क्या है, इन्वेजिव स्पेसीज शुड बी यूज्ड टू रिहैबिलिटेट डेजर्ट एरिया एंड वेटलैंड इन द कंट्री। अब कह रहा है कि इन्वेजिव स्पेसीज जो है उनका हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए कि हम रिहैबिलिटेट करवा दें डेजर्ट एरियाज को, वेटलैंड्स को और कंट्रीज को। ये पॉइंट सेमी ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि इसने ऐसा तो कहीं कहा नहीं है कि आप इसको हैबिटेट करवा सकते हैं, लेकिन कहा है कि पॉल्यूटेड लेक, पोस्ट इंडस्ट्रियल वेटलैंड्स में ये होते हैं। तो ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ओके, अब देखिए लॉज अगेंस्ट द इंडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी। अब कह रहा है कि जो फॉरेन प्लांट्स का जो इंडक्शन है इसके प्रति जो लॉज बने हुए हैं वो अननेसेसरी हैं। ठीक है, यहाँ राइटर कहना है कि वो बिल्कुल अननेसेसरी है। अब देखिए अननेसेसरी तो 100% तो नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई फॉरेन प्लांट्स को इंड्यूस करते हो तो वो चलिए वो इसका एक्सटिंक्शन नहीं करवाते, वो बायोडाइवर्सिटी में और ऐड ही करते हैं। ओके, इंक्रीज करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, लेकिन जो नेचुरल होता है डाइवर्सिटी उसे वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ ऐसा इन्वेजिव प्लांट्स डाल दिया जो डिस्ट्रॉय ही टोटली कर दे तो ये इसलिए बिल्कुल अननेसेसरी कहना ये नहीं, गलत है। ठीक है, लॉज तो होने चाहिए जो उसे चेक कर सके, नहीं तो फिर बिल्कुल ही एक जगह की बायोडाइवर्सिटी वाइप आउट हो जाएगी। समटाइम्स द कंप्लेंट्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि समटाइम्स जो कंप्लेन होते हैं फॉरेन प्लांट्स के अगेंस्ट वो क्या है, वो पॉइंटलेस होते हैं। तो ये पॉइंट सही लग रहा है इसलिए क्योंकि समटाइम्स की बात की गई, मतलब कभी कभी जो कंप्लेंट्स होते हैं फॉरेन प्लांट्स के खिलाफ वो पॉइंटलेस होते हैं। यही तो राइटर ने यहाँ पे कहा भी है कि ये डाइवर्सिटी में ऐड ही करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, एक्सटिंक्शन नहीं करवाते। तो ये पॉइंट ठीक है। ओके, अब देखिए फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ कंट्री। ये पॉइंट उतना सही नहीं है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए आप फॉरेन प्लांट्स को कर दो, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, अब देखिए ऑल्दो दे इंक्रीजेज द बायोडाइवर्सिटी, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फॉरेन प्लांट्स को दे दें, आपको पूरा एक एक चीज़ देखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें सुटेबल ऑप्शन सी है, क्योंकि राइटर भी उसी मूड में लिखना चाह रहे हैं कि कई बार ये जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो इसके इन्वेजिव स्पेसीज के खिलाफ ये जो होता है वो सही नहीं होता है, उनके खिलाफ जो रिवोल्ट होता है वो सही नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो अपना है वो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो हम ऑप्शन ए को मार्क कर देते, ठीक है, बट ऑप्शन सी है भी उससे ज़्यादा सुटेबल है, इससे ज़्यादा। अब देखिए डायरिया जो डेथ है
वो इंडियन चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन है। देखिए क्या आ रहा है, डायरिया डेथ्स एमंग इंडियन चिल्ड्रन आर मोस्टली ड्यू टू फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। अब डायरिया की डेथ जो है वो इंडियन चिल्ड्रन में वो किसकी वजह से होती है, फूड और वाटर कंटामिनेशन की वजह से होती है। यूज ऑफ कंटामिनेटेड अंडरग्राउंड एंड अनसेफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर। अब देखिए, यूज ऑफ कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर एंड अनसेफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, पुअर हाइजीन इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड आइटम्स टू फूड कुकड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। ओके, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, अब देखिए पुअर हाइजीन होता है, स्टोरेज उनका गलत तरीके से होता है, कुक किया जाता है गलत तरीके से, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी अनहाइजीनिक सराउंडिंग में कर दिया जाता है। दे आर myriad factors that need regulations and monitoring। अब कह रहे राइटर कि कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उनका रेगुलेशन होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पीपल नीड टू हैव अवेयरनेस ऑफ एडल्ट्रेशंस, ठीक है, एंड वेज ऑफ कंप्लेनिंग टू द रिलीवेंट अथॉरिटीज। अब पीपल को क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए एडल्ट्रेशन जो हो रहा है उसके खिलाफ, और कैसे हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को, रिलीवेंट अथॉरिटीज़ को कंप्लेन कर सके उसके खिलाफ भी। सर्विलेंस ऑफ फूड बॉन्ड, अब देखिए सर्विलेंस होना चाहिए किसका, फूड बॉन्ड डिजीज इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंटेल्स अ गुड ट्रेनिंग ऑफ इंस्पेक्शन स्टाफ्स। अब देखिए क्या कर रहा है कि जो ये सर्विलेंस होनी चाहिए फूड बॉन्ड डिजीज का, वो क्या करता है, वो न्यूमरस जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, और उससे क्या होता है, इंस्पेक्शन होना चाहिए स्टाफ के थ्रू, ठीक है, वो भी गुड ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। अब देखिए कंसिडरेशन ऑफ proportion of an urban population that depends on street food for its daily meals। अब देखिए जैसे कि अर्बन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग, विलेज में तो सब अपने घर पे ही खाते हैं, बट अर्बन पॉपुलेशन में क्या है, आप वर्क करने गए हैं, आपके ऑफिस दूर है, आप खाना नहीं ले जा पाए किसी कारण से, अब क्या होगा, फिर आपको क्या होगा, स्ट्रीट फूड्स पे, या आप कहीं किसी काम के लिए गए हैं या शौक से ही गए हैं, तो उसके क्या होता है, स्ट्रीट फूड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब यहाँ राइटर क्या कर रहे हैं कि देखिए जब सिटी में बहुत ज़्यादा लोग, अर्बन सिटीज़ में क्या है, बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड कर रहे हैं स्ट्रीट फूड्स के ऊपर, तो स्ट्रीट वेंडर्स को अगर आप एजुकेट कर दें, आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें, तो ये क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। अब बहुत ये 3 एजम्पशन बनाए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड है तीनों में से। अब देखिए सबसे पहले राइटर क्या कर रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि फूड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर अ मल्टी प्रॉन्ग्ड सॉल्यूशन। अब मल्टी प्रॉन्ग्ड हो गया मतलब बहुत सारे जिसके आयाम हैं, बहुदिशा, चारों ओर से आपको सोच करके इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ये बात तो कहा गया है, जैसे देखिए नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, गुड ट्रेनिंग एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए, इसकी बात भी कहा है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। अब देखिए ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग। अब देखिए ग्रेट मैन पावर चाहिए ट्रेनिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर दिया गया, ये तो कहा ही गया है यहाँ पे नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इसकी बात, तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना है, अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, वो भी अपना सही हो गया। अब ठीक है, इंडिया नीड्स टू मेक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की गई है कि आपको उसमें देखना चाहिए, तो देखिए यहाँ तो सबसे पहले तो ये जो लेजिस्लेशन की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है इसमें। दूसरी बात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है। ओके, यहाँ जो है ये लोकल लेवल पे जो घर में बनते हैं, जो घर में ध्यान नहीं जाता, लोकल स्ट्रीट वेंडर्स ध्यान नहीं देते, उसकी बात की गई, तो ऑप्शन सी अपना उतना सही नहीं है। ओके, ऑल्दो ये सही है बट इस पैसेज के रिस्पेक्ट में ऑप्शन सी सही नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1 और 2 जो कि ऑप्शन ए है अपना, वो हो गया अपना सही आंसर। अब देखिए यहाँ क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन नेग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटी। अब देखिए जो पुअर और वर्किंग पीपल का जो इंटरेस्ट है उसे क्या हमारे सिटी के प्लानिंग में हमेशा से ही उसे ध्यान में नहीं रखा गया। आवर सिटीज आर इंक्रीजिंगली intolerant, unsafe and unlively places for large number of citizens, and yet we continue to plan via the old ways. द स्टैटिक डेवलपमेंट प्लान। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन थोड़ा लंबा है तो इसे तोड़ तोड़ के बताते हैं। अब देखिए यहाँ तक पहले मैं डिस्कस करता हूँ। अब बस हमारी सिटी जो है क्या वो इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट होती जा रही है, अनसेफ हो जा रही है और अनलाइवली होती जा रही है। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन के लिए। और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने तरीकों से सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ राइटर ने सबसे पहले ही कह दिया है कि इंटरेस्ट जो है वो वर्किंग क्लास और जो पुअर है उसका ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो ये पैसेज कहीं ना कहीं इसी के अराउंड सेंटर्ड होगा। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं,
The static development plan that draws exclusively from technical expertise distanced from people's lives experience and needs. ओके, तो ये देखिए जो भी इसकी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होती है वो किसके हिसाब से होती है, वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज लोग करते हैं जिनका कि पीपल के वहाँ के लाइव और उनकी एक्सपीरियंस और उनका नीड्स जो है उनसे काफ़ी कम उनका वास्ता होता है, ठीक है, एंड एक्टिवली एक्सक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो उस सिटी में रहने वाले हैं, ओके, प्लेसेस एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटी। तो इसमें राइटर कह रहे हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं, वर्किंग क्लास होते हैं, उनका तो हमेशा से सिटी के प्लानिंग में उनको नेग्लेक्ट किया जाने लगा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, अनसेफ, अनलाइवली प्लेस बनता जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए क्या कर रहा है कि जो डेवलपमेंट, ये जो प्लानिंग होती है सिटी की, वो किसके हिसाब से होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस जो होता है, जिनका पीपल के लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो वहाँ रहने वाले हैं उनकी नीड्स कैसी है, वो कैसे यूज़ करेंगे, उनका रहन सहन कैसा है, इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब इसको ऊपर क्वेश्चन क्या है, पैसेज सीम्स टू आर्गू। अब ये पैसेज क्या आर्गू करना चाह रहा है, मतलब ये पैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है, इसको ऊपर राइटर कर रहे हैं। अब देखिए, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इलाइट ग्रुप। अब ये तो बिल्कुल कहता है बिल्डर इलाइट ग्रुप की कहीं बात ही नहीं की गई है, ये तो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए, पुअर के लिए, और फिर जो इसकी डेवलपमेंट करें उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज, नहीं, राइटर इसके अगेंस्ट भी नहीं है। राइटर कह रहे हैं कि इसमें सबका व्यू लिया जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इन द फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये प्लानिंग जो सिटी की होनी चाहिए मेनली वर्किंग क्लास और पुअर पीपल के लिए होनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा सोसो लग रहा है, लेकिन राइटर ने कहा है कि उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे का ऑप्शन, अगर कोई ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे सही कर देंगे। इन द फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप इन सिटी प्लानिंग। अब देखिए कह रहे हैं कि राइटर इसमें क्या कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए पीपल ग्रुप का प्लानिंग ऑफ सिटीज में, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अगर सिटी को पुअर पीपल के हिसाब से ही प्लान किया जाएगा तो उसमें जो भी हमारे मतलब जो चलाने के लिए, सिटी को चलाने के लिए जो भी ऑफिशियल्स लगते हैं, वो डिप्लोमेट्स लगते हैं, वो सभी कराने के लिए उनके हिसाब से फिर नहीं होगी प्लानिंग, तो पुअर क्लास के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बट राइटर का कहना है कि उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो रहन सहन है, उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ऑप्शन डी तो वही बात कर रहा है कि इन द फेवर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीपल्स ग्रुप इन सिटी प्लानिंग। अब पीपल के ग्रुप का सिटी प्लानिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी अपना हो गया सही। अब आते हैं क्वेश्चन पैसेज 5 में। अब पैसेज 5 क्या कर रहा है, पैसेज 5 यहाँ पे कहता है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन आर पुअर विद बेयरली 10% एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओनली 10% ही क्या है वो एम्प्लॉयड है, कहाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। और वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन क्या है, पुअर है। वी आर बीइंग कन्विंस्ड, ओके, दैट विगोरस इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटिंग सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। अब हमें क्या कन्विंस किया जा रहा है, वी आर बीइंग कन्विंस्ड, मतलब हमें कन्विंस किया जा रहा है, हमें ऐसा विश्वास दिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है, ओके, दैट जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जनरेट कर रहा है क्या, बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है, सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। बट दिस इज नॉट सो। देखिए राइटर ने यहाँ का दिया कि बट ऐसा है नहीं। वेन आवर इकोनॉमिक वॉज ग्रोइंग एट 3% पर ईयर, जब हमारी इकोनॉमी 3% पर ईयर हो रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर। जब हमारी इकोनॉमी 3% से बढ़ रही थी तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे बढ़ रहा था, 2% के रेट से बढ़ रहा था ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी 7 से 8% के रेट से बढ़ रही है हर साल, ओके, 7 to 8%। बट हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो ग्रोथ है वो क्या है, डिक्लाइन टू 1% पर ईयर, वो डिक्लाइन हो गया 1% पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है हमारी, वो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ध्यान में नहीं रख रहा है। अब राइटर यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, इन द अबव पैसेज सीम्स टू इम्प्लाई मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब राइटर क्या कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे बेस्ड है, तो ये बात सही है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे तो बेस्ड है ही। देखिए मच ऑफ द मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर क्या, सफिशियंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेबर इंटेंसिव नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड। अब देखिए क्या करें कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न नेशनल इकोनॉमी जो है वो क्या, लेबर इंटेंसिव और नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड के ऊपर बेस्ड नहीं है। देखिए नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड की बात तो नहीं की गई, लेकिन लेबर इंटेंसिव लाइवलीहुड की बात की गई है कि 3% पे आप 2 पे थे, 7 से 8 पे आप 1% पे। मतलब ऑप्शन नंबर अपना जो 2 है वो भी सही हो गया इसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन 3 में अपना क्या कर रहा है,
ठीक है, ऑप्शन 3 पे चलते हैं। ऑप्शन 3 क्या रहा है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। सर्विस सेक्टर जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है। ये भी सही बात है। 3% पे आपने 2% का ग्रोथ दिया, तो 7 से 8 मतलब डबल से ज़्यादा आपका ग्रोथ हो रहा है, तो ये तो 4 से 5% के बीच में होना चाहिए, लेकिन और ये कम के 1% हो गया, 50%, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है इलिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू इंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसकी बात नहीं की गई और ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि इलिटरेट पुअर पीपल जो है वही तो लेबर क्लास होते हैं, तो वो तो ज्वाइन करना ही चाहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को, क्योंकि इसमें ज़्यादा पे एंड पर्क्स हैं। ओके, तो ऑप्शन सी अपना 1 2 3 ओनली वाला जो ऑप्शन है वो सही हो गया। ऑप्शन 4 क्यों गलत हो गया, ऑप्शन डी की वजह से। ऑप्शन डी हम नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडिया हैज़ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स। अब इंडिया के पास क्या है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स है, जो कि who help bring people in the hinterlands into the banking fold। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इंडिया के पास क्या है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है जो हेल्प करते हैं सुदूर इलाके से, ग्रामीण इलाके से, इनएक्सेसिबल इलाके से। हिंटरलैंड मतलब ये होता है जो पीपल होते हैं, ठीक है, अनडेवलप्ड रिमोट इलाका, ठीक है, उन्हें क्या करता है, उन्हें बैंकिंग के अंदर लाता है, बैंकिंग फोल्ड में लाता है, मतलब उनको क्या करता है, उनको बैंकिंग से जोड़ता है। फॉर देम टू सक्सीड बैंक्स कैन नॉट क्रिम्प ऑन कॉस्ट। अब देखिए, फॉर देम टू सक्सीड बैंक्स कैन नॉट क्रिम्प कॉस्ट। अब बैंक क्या होता है, कॉस्ट को क्रिम्प नहीं कर सकता। दे ऑल्सो कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब देखिए वो क्या करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किस चीज़ पे, दे कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब वो इसे इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, किसमें, इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी पे वो यानी इन्वेस्ट करेंगे। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स आर वे टू स्मॉल टू बी व्यूड एज अ सिस्टमेटिक रिस्क। तो इसकी वजह से क्या होगा, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो है वो क्या है, वो बहुत छोटे हैं, ताकि उन्हें हम क्या सकते, सिस्टमेटिक रिस्क की तरह हम उन्हें नहीं कंसिडर करते। एट इंडियाज बैंकिंग रेगुलेशंस हैज रेस्ट्रिक्टेड देम टू सर्विंग ओनली वन बैंक। देखिए इसके बावजूद जो बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक करस्पॉन्डेंट जो क्या है वो एक ही बैंक को सर्व करेगा, परहैप्स टू प्रिवेंट आर्बिट्रेज। जिसकी वजह से क्या होगा, इसलिए ऐसा किया गया है सो दैट कि उनकी आर्बिट्रेज ना हो जाए, उनके प्राइस में डिफरेंस ना हो जाए। मतलब कि ऐसा ना हो कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स को लेकर के मतलब प्राइस डिफरेंस हो जाए, मार्केट डाउन हो जाए और इसमें मार्केट में खराब इम्पैक्ट आए। ठीक है, अब देखिए efforts at banking outrage may succeed only if there is better incentives at work for such last mile workers and also those providers who ensure not just basic banking accounts but also प्रोडक्ट्स सच एज एक्सीडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन स्कीम्स। अब देखिए इसमें क्या करें, एफर्ट्स क्या होना चाहिए कि आउटरीच करिए, कि आप क्या करें कि आप बेटर इंसेंटिव्स दें फॉर वर्क। ओके, और किसे, लास्ट माइल वर्कर्स पे, मतलब ये बात हो गई किसकी, करस्पॉन्डेंट्स की बात हो रही है। ओके, और उनको भी क्या करिए कि बैंक अकाउंट्स, उनको ऐसा करिए कि वो बस यही नहीं इंश्योर करें कि बेसिक अकाउंट्स जैसे बैंक अकाउंट जैसे ही, बल्कि एक्सीडेंट्स और लाइफ इंश्योरेंस है, माइक्रो पेंशन स्कीम्स है, इनमें भी वो इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, अब देखिए इसका रैशनल एग्जांपल पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए क्या रहा है, एफर्ट्स टू ब्रिंग पीपल इन इंडियाज हिंटरलैंड इनटू द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट सक्सेसफुल। कह रहे हैं कि जो इंडिया के जो सुदूर या रिमोट इलाके के लोग हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में लाने की जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, इसे तो पहले बार में ही काट दिया कि ये जो बैंकिंग फोल्ड में ला रहे हैं कौन, करस्पॉन्डेंट्स ला रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो अपना गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया फर्स्ट लाइन में, तो ऑप्शन ए अपना गलत हो गया। अब देखिए फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल, अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम नीड्स मोर नंबर ऑफ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एंड अदर सच लास्ट माइल वर्कर। बिल्कुल ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या चाहिए कि जो बैंकिंग सिस्टम में है उन्हें ज़्यादा नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंट्स चाहिए और लास्ट माइल वर्कर्स और भी ज़्यादा चाहिए। देखिए ये पॉइंट इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बैंक ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली वन बैंक में काम करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उन्हें अलाउ किया था कि वो और भी बहुत सारे बैंक के लिए काम कर सकते थे। इसका मतलब उनके पास खाली टाइम है, फ्री टाइम है, बट स्टिल क्योंकि उन्हें रेगुलेशन से रोका गया इसलिए वो और भी दूसरे बैंक में काम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब पीपल अपने पास है बट आप रेगुलेशंस उन्हें काम नहीं करने दे रही है। तो और भी ज़्यादा करस्पॉन्डेंट्स के लाने की बात को ये लाइन जो है ये ओवर रूल कर रहा है। ओके, देखिए मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडियाज
रिक्वायर्स दैट बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैव डाइवर्स स्किल। अब यहाँ क्या कर रहा है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स जो हैं उनके पास डाइवर्स स्किल होना चाहिए। देखिए यहाँ इसके कहा जा रहा है कि बस आप उन्हें क्या करिए, बेसिक बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स ये भी बचाइए। तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया। अब देखिए, बेटर बैंकिंग आउटरीच would be impossible unless each banking correspondent is allowed to serve a number of bank। अब कह रहे हैं कि ये जो बैंकिंग की जो आउटरीच है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी जब तक उन्हें अलाउ ना किया जाए कि वो और भी ढेर सारे बैंक में सर्व कर सकें। तो ये भी गलत बात है क्योंकि पहले ही कह दिया है कि आउटरीच हो चुका है उनकी वजह से हर जगह पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी अपना गलत हो गया। ऐसे उन्हें आप अलाउ करेंगे तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगी और वो शायद और भी अच्छा काम करेंगे, जैसे कि यहाँ कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब पैसेज 7 क्या कहता है? पैसेज 7 यहाँ कह रहा है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 61 62। अब ये देखिए, सॉरी पैसेज 1 है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन के, आई थिंक एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया, नहीं सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये देखिए, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 7 आइटम्स। नेक्स्ट 7 आइटम्स के लिए ये अपना डायरेक्शन है। ओके, अब कह रहा है कि आपको सारे पैसेज को पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन जो उसके ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट 7 आइटम के लिए 5 पैसेज, 2 पैसेज में 2 क्वेश्चन होंगे। तो आप पहले ही देख लीजिए किस 2 पैसेज में 2 क्वेश्चन है, आप उसके हिसाब से उस पर ज़्यादा टाइम देख सकते हैं, जैसे पैसेज 1 में ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, इंडियाज इकोनॉमिक फुटप्रिंट। अब देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक फुटप्रिंट की बात कीजिए। गिवन इट्स पॉपुलेशन स्टिल रिमेन्स स्मॉल कंपेयर टू यूएस। अब देखिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी हो गई, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत स्मॉल है कंपेयर टू यूएस। और ये किसके बेसिस पे बात की जा रही है कि इंडिया के पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है, स्टिल उसके बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, इकोनॉमी की जो छाप है, जो वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिक जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो क्या है, या जो वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत कम है किसके, यूएस, यूरोपियन यूनियन और चाइना के कंपेरिजन में। इट हैज़ मच टू लर्न फ्रॉम अदर इकोनॉमीज, इट मस्ट इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन दैट फिट इट्स यूनिक सर्कमस्टांसेस। देखिए, इसे इंडिया को क्या है कि लर्न करना होगा काफ़ी सारी इकोनॉमी से, लेकिन फिर भी इसे क्या होगा, इसे इम्प्लीमेंट इसे इस तरह से करना होगा कि इंडिया के सर्कमस्टांसेस को फिट करे। जैसे इंडिया स्पेशली नीड्स एन इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन rather than करंट टॉप डाउन अप्रोच। अब देखिए, यहाँ राइटर क्या करें कि इंडिया की जो अभी की जो प्लानिंग है, अभी इंडिया को क्या चाहिए कि इंडिया को लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी सिस्टम चाहिए जो कि कोलैबोरेशन के, मतलब बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन होनी चाहिए। जो लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी सिस्टम है ये कौन चाहिए, बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन होना चाहिए rather than टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या हो गया कि आप अभी जो अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल अभी जो फ़ायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी आपका अप्रोच हो रहा है इंडिया का, उसके बेसिस पे नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ देख करके उसके हिसाब से करना चाहिए इंडिया को। रेगुलेशन सीक डिजायरेबल आउटकम, इट आर रिपीटेडली यूज्ड एज पॉलिटिकल टूल टू पुश वन एजेंडाज और अनदर। अब देखिए, रेगुलेशंस जो है, जो रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस जो लगाए जाते हैं वो क्या है, वो डिजायरेबल आउटकम है। ओके, सीक डिजायरेबल आउटकम, उसकी वजह से क्या होता है, हम डिजायरेबल आउटकम लेते हैं। इट आर रिपोर्टेडली यूज्ड एज पॉलिटिकल टूल टू पुश वन एजेंडा और अदर। अब देखिए, रेगुलेशंस को क्या किया जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल टूल की तरह, ताकि एक एजेंडा या दूसरे एजेंडाज जो होते हैं उसके थ्रू हम क्या करें, इन्फ्लुएंस कर सकें। ओके, ऑफन रेगुलेशंस फेल टू कंसीडर इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, ऑफन क्या होता है, रेगुलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या होता है, इम्पैक्ट फेल कर जाते हैं। क्या, रेगुलेशंस फेल टू कंसीडर, ऑफन जो ये जो रेगुलेशंस लगते हैं वो क्या होते हैं, वो इम्पैक्ट उनका जॉब के ऊपर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या हो रहा है, इसे वो क्या कर सकते हैं, वो उसे एसेस करने में फेल कर जाते हैं। और लेस रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव्स, या उसके लेस रेस्ट्रिक्टिव जो अल्टरनेटिव है उन्हें नहीं रेगुलेट कर पाते। रेगुलेशंस में बी यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट्स एट द एक्सपेंस ऑफ मोर वाइडली शेयर्ड क्या है, प्रॉस्पेरिटी इन द फ्यूचर। अब देखिए, क्या हो रहा है कि रेगुलेशन जो हो रहे हैं उन्हें क्या हो रहा है, लोकल मार्केट को क्या करना चाहिए, उसे लोकल मार्केट के एक्सपेंस पे अभी हम करवा रहे हैं। देखिए, रेगुलेशंस में भी यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट्स, उन्हें लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहिए एट द एक्सपेंस ऑफ मोर वाइडली शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द फ्यूचर। रेगुलेशंस को ऐसा एम होना चाहिए कि वो लोकल मार्केट को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और वो फ्यूचर में जो प्रॉस्पेरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उसको भी ध्यान में रखें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, एडिशनल रेगुलेशंस इन्वेंटुअली रिजल्ट्स इन न्यूमरस अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस। अब देखिए, अगर आप क्या करेंगे, आप एडिशनली जो रेगुलेशंस लगाते हैं वो क्या कहते हैं, न्यूमरस अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस होते हैं उनके,
जो आपने इंटेंशन नहीं किया था फिर भी ऐसे कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं। इन टुडेज हाइपर कम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी, आज की ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है, ठीक है। सब अपने अपने प्रॉफिट की देख रहे हैं, ठीक है। रेगुलेशंस नीड टू बी व्यूड एज अ वेपन दैट सीक कॉस्ट जस्टिफाइड सोशल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स वाइल इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ मोर सिटीजन। मतलब आज जो रेगुलेशंस है वो उन्हें क्या देखना चाहिए, उन्हें देखा जा रहा है वेपन्स की तरह, जो कि क्या कर रहे हैं, कॉस्ट जस्टिफाइड सोशल इन्वायरमेंट बेनिफिट की तो बात कर रहे हैं, सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट की बात भी हो रही है, और साथ ही साथ वो क्या चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं कि इकोनॉमिक वेलबींग जो है अपने सिटीजन्स की वो भी ध्यान में रहे। अब देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है 61 एंड 62। अब इसका आपको आंसर देना है। अब क्या है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। अब क्या बोल रहा है, अ बेटर रेगुलेटरी सिस्टम विल हेल्प इंडिया अचीव द साइज ऑफ इकोनॉमी अप्रोप्रिएट टू इट्स पॉपुलेशन। अब यहाँ क्वेश्चन 61 में क्या कर रहा है कि एक बेटर रेगुलेटरी सिस्टम जो होगी वो क्या करेगी, इंडिया को अपने साइज के हिसाब से इकोनॉमी को मतलब जितनी इसकी पॉपुलेशन है इसके हिसाब की इकोनॉमी इंडिया अचीव कर पाएगा कंपेरेटिव में। तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी बड़ा होना चाहिए, लेकिन साइज के हिसाब से बड़ा होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, इसकी बात नहीं की गई है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, इन द कंपेरेटिव ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया मस्ट यूज रेगुलेशंस स्ट्रैटेजिकली। अब कह रहा है कि जो कंपेरेटिव ग्लोबल इकोनॉमी है इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली अपने रेगुलेशंस को यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल लास्ट लाइन में यही तो बात की गई है कि ये क्या है, ये हाइपर सेंसिटिव वर्ल्ड के ये क्या है, ये वेपन है। तो ये ऑप्शन बी अपना क्या होगा, ये सही है अभी फिलहाल। अब देखते हैं ऑप्शन सी भी सही है नहीं। Regulations in India do not favor its integration with today's hyper competitive global world। ये बात गलत है। रेगुलेशन जो इंडिया में है वो क्या है, वो फेवर नहीं करते क्या, टुडे की हाइपर कम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी को। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी डोमिनेंट कंसिडरेशंस ओके इन डेवलपिंग इंडियाज रेगुलेटरी सिस्टम। ये भी सही है, बट इस पैसेज का सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, ये रेगुलेशंस के बेस पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जॉब क्रिएशन की बात इस पैसेज में नहीं की गई। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज द फॉलोइंग। ओके, अब यहाँ आपको इसे देख के बताना है। अब देखिए इसमें क्या करा है, इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी रेगुलेशंस आर नॉट इफेक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट। अब देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है कि रेगुलेशंस जो हैं उन्हें इफेक्टिवली नहीं यूज़ किया जा रहा है, ओके, आर नॉट इफेक्टिव यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट। लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के इफेक्टिव नहीं यूज़ किया, तो ये गलत बात है। जैसे कि लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इफेक्टिवली नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ यही बात तो की गई है कि आप क्या करो, आप प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रखते हुए, वेलबींग को, इन्वायरमेंट को, सबको ध्यान में रखते हुए आप रेगुलेशंस को यूज़ करिए। तो ये बात तो गलत हो गई। सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। और देखिए दूसरी बात ये भी है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी की जा रही है कि इस पॉइंट में देखिए आप कि इफेक्टिवली आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं, ये गलत बात है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एफडीआई को कई दिनों तक बैन कर रखा है। इंडिया आज भी जो फूड आइटम्स हैं उन्हें इंपोर्ट नहीं करता। तो उन्हें क्यों नहीं इंपोर्ट करता, ताकि वो जो लोकल मार्केट है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ऐसे हम इस पैसेज के हिसाब से भी ये आंसर गलत है। आपको बाहर का तो सोचना ही नहीं है, बट बाहर से मैंने एक बता दिया। अब देखिए, सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर जनरली इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन। बिल्कुल गलत बात है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गवर्नमेंट तो यूज़ करेगी, इंडिया को भी ऐसा यूज़ करना चाहिए। तो नीदर वन नॉट टू, ओके, ऑप्शन 2। अब ये देखिए पैसेज 2, इसमें क्या रहा है, इन अ स्टडी साइंटिस्ट कंपेयर द माइक्रोबायोम्स ऑफ पुअरली न्यूरिश्ड एंड वेल न्यूरिश्ड इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि कंपेयर किया माइक्रोबायोम्स जो होती है वो पुअरली न्यूरिश्ड और वेल न्यूरिश्ड चिल्ड्रन का। गट माइक्रोब्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम फेशियल सैंपल्स ऑफ द माल न्यूट्रिश्ड एंड हेल्दी चिल्ड्रन। अब देखिए गट से जो होते हैं अंदर से वो क्या किया गया कि माइक्रोबायोम्स का वो जो सैंपल निकाला गया हेल्दी और माल न्यूट्रिश्ड चिल्ड्रन का। द माइक्रोब्स जो था वाज इमैच्योर एंड लेस डाइवर्स in malnourished children compared to a better developed and mature microbiome found in healthy children at the same age। अब सेम एज के दो चिल्ड्रन को लिया गया, तो जो हेल्दी थे उनके जो माइक्रोबायोम्स थे वो भी क्या थे, वो ज़्यादा मैच्योर थे और वो हेल्दी थे, जबकि जो इमैच्योर चिल्ड्रन थे, मालन्यूट्रिश्ड थे, उनके क्या थे, उनके इमैच्योर थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मदर मिल्क हैज शोन द प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड शुगर। अब ये देखिए मदर के मिल्क में क्या है, कुछ रिसर्च में क्या पता चला है कि मॉडिफाइड शुगर होता है, क्या है, सेलिलेटेड क्या है,
सैकेराइड्स है ये, ठीक है। ये बायो के नाम से ऐसे भी हार्ड होते हैं, ये कोई सैकेराइड्स हैं, ठीक है। तो ये हैं, ये देखा गया है कि मॉडिफाइड शुगर होता है और दिस इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बेबी फॉर इट्स ओन न्यूट्रिशन। देखिए, और ये क्या होता है, ये जो मॉडिफाइड शुगर है ये बेबी के खुद के न्यूट्रिशन के नहीं यूटिलाइज किए जाते हैं, बट ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, इन्फेंट्स के जो माइक्रोबायोम होते हैं ये इस शुगर पे पनपते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसका फूड, ये शुगर जो है मदर मिल्क में, ये इसका फूड बनते हैं। माल न्यूट्रिशन मदर जो थी उनका लेवल जो था शुगर का उनके दूध में, उनके मिल्क में, वो कम था, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंसिक्वेंटली जो चिल्ड्रन को जो मदर ही माल न्यूट्रिशन थी तो उसकी वजह से मिल्क में जो सैकेराइड्स थे ये क्या हो गए, ये कम हो गए। और ये कम हो गए तो इसकी वजह से क्या हो गया कि उनके माइक्रोबायोम्स जो थे वो मैच्योर नहीं कर पाए, ठीक है, और बेबी माल न्यूट्रिशन हो गया। अब यहाँ पैसेज में दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इफ, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इफ malnutrition condition in children is caused by the gut bacteria it cannot be treated। अब कह रहा है malnutrition की जो कंडीशन जो चिल्ड्रन में हुई है गट बैक्टीरिया से हुई है तो इसे ट्रीट नहीं किया जाता। बिल्कुल गलत बात है। malnutrition कंडीशन हो गई तो क्या एक बार हो गई तो वो बच्चा हमेशा malnutrition नहीं रहेगा, नहीं, तो ये ट्रीट की जा सकती है। द गट ऑफ malnutrition बैक्टीरिया शुड बी इनोकुलेटेड विथ मैच्योर माइक्रोबायोम्स। अब देखिए कह रहा है कि जो malnourished बेबी है उनके जो ये बैक्टीरिया जो अंडर न्यूट्रिशन है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आप मैच्योर करके, मैच्योर से आप उन्हें रिप्लेस कर दो। तो देखिए अगर आप उन्हें मैच्योर से रिप्लेस भी करते हैं तो मदर के मिल्क में फिर से ये सैकेराइड्स नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये फिर से ये बैक्टीरिया की जो डेवलपमेंट हुई है वो फिर से रिटार्ड हो जाएगी, तो वो फिर से हो जाएंगे, ये इमैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बेबीज ऑफ मालन्यूरिश्ड मदर शुड बी फेड विथ डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड विथ, अब ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, सेल्यूलेटेड ऑस्टियोसैकेराइड्स, ये जो होता है ना इससे देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इंस्टीड ऑफ मदर मिल्क। अब बच्चों को क्या किया जाना चाहिए कि बच्चों को मदर मिल्क की जगह ये जो क्या है ये डेयरी प्रोडक्ट से दिया जाना चाहिए। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स वाली बात तो कहीं की ही नहीं गई, तो ये भी कट गया। रिसर्च ऑन, अब देखिए यहाँ एक रिसर्च की बात की जा रही है, रिसर्च ऑन बिनिंग्स इफेक्ट्स ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज़ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस। अब देखिए सबसे पहले तो बिनिंग्स मतलब जानते हैं। अब ये देखिए एक नया टर्म्स यहाँ आ गया हमारे पास, बिनिंग्स। अब ये देखिए क्या कर रहा है, रिसर्च ऑन बिनिंग्स इफेक्ट्स ऑफ गट बैक्टीरिया, ये जो नॉन हार्मफुल, बिनिंग्स मतलब क्या होता है, नॉन हार्मफुल, ओके, नॉट डेंजरस। तो रिसर्च जो है वो नॉट डेंजरस इफेक्ट जो बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं न्यूट्रिशन है उनका क्या है, उनका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस है। हाँ, तो ये बात थोड़ी बहुत सही है। ऐसे आप इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें चारों में से इसमें आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें से क्या है, इसकी बात काफ़ी ज़्यादा इसमें की नहीं गई है, ठीक है। ऑप्शन डी की बात भी काफ़ी ज़्यादा नहीं की गई है, ओके। और ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये जो है ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो ऐसे केस में अपने पास ये ऑप्शन डी ही लास्ट ऑप्शन बचता है और आप इसे ही मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और बात क्या कर रहा है कि ये इसमें पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एवर पैसेज, एवर पैसेज को आप पढ़िए और उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, प्रोसेस्ड प्रोबायोटिक फूड आर द सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन ड्यू टू इमैच्योर गट बैक्टीरिया कंपोजिशन। अब देखिए ये प्रोबायोटिक फूड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ईस्ट हो गए, सर्टेन बैक्टीरिया हो गए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होते हैं, तो कहते हैं कि ये जो बेनिफिशियल या गुड बैक्टीरिया जो आप सुनते हैं ये जो है इनको क्या करना चाहिए कि इन्हें क्या करना चाहिए कि प्रोबायोटिक फूड्स जो है उन्हें फीड करवाना चाहिए चिल्ड्रन को, और यही सॉल्यूशन है क्या, इमैच्योर गट बैक्टीरिया का। अब देखिए आप प्रोबायोटिक्स ये जो देंगे तो इसकी वजह से क्या है कि आपके जो बैक्टीरिया चले गए ये तो ठीक है हो जाएंगे, लेकिन जो अगर आपकी मालन्यूट्रिशन है तो ये मालन्यूट्रिशन तो ठीक नहीं होगी, ओके। तो आप कितना ही बैक्टीरिया दे लो, फिर आप मालन्यूट्रिशन दो तो फिर ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, फिर ये इमैच्योर हो जाएंगे, फिर से इनकी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, फिर से इनकी डेवलपमेंट कम जाएगी, समझे ना आप। तो ऑप्शन ए अपना हो गया गलत। ऑप्शन बी पे आते हैं, द बेबीज ऑफ मालन्यूट्रिशन मदर जनरली टेंड टू बी मालन्यूरिश्ड। बिल्कुल सही बात है, ये तो कहाँ ही है कि मालन्यूरिश्ड मदर का जो है वो मालन्यूरिश्ड बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन 2 हो गया सही, ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी अपना हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं पैसेज 3। अब पैसेज 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65 पैसेज 3 ये कह रहा है अपना, टेम्परेचर हैव राइजन नियरली 5 टाइम्स। टेम्परेचर जो है वो नियरली 5 टाइम्स एज रैपिडली ऑन द टेम्परेचर हैव राइजन नियरली 5 टाइम्स एज रैपिडली ऑन वेस्टर्न अटलांटिक पेनिनसुला देन इन द ग्लोबल एवरेज ओवर द पास्ट 5 डिकेड्स। अब लास्ट 5 डिकेड्स में जो वेस्टर्न अटलांटिक पेनिनसुला जो है, ठीक है, वेस्टर्न अटलांटिक पेनिनसुला में जो है वो जो टेम्परेचर है वो नियरली 5 टाइम्स रैपिडली राइज हुआ है देन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज के, ओके। अब देखिए
Researchers have now found that melting glaciers are causing loss of species diversity amongst benthos in the coastal waters of the Antarctic Peninsula. अब क्या कर रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो हैबिटेट्स हैं, बहुत सारी स्पेसीज जो हैं उनका लॉस हो रहा है, ठीक है, इम्पैक्टिंग द इंटायर सी फ्लोर इकोसिस्टम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फुल सी फ्लोर इकोसिस्टम जो है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है. दे बिलीव इंक्रीज लेवल ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट्स इन वाटर. अब देखिए, इंक्रीज लेवल सस्पेंडेड सेडिमेंट्स इन वाटर टू बी द कॉज ऑफ ड्विंडलिंग बायोडाइवर्सिटी इन द कोस्टल रीजन. अब देखिए, ये जो कोस्टल रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ड्विंडलिंग मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, सॉरी, ये जो कोस्टल एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते काफ़ी कम गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट्स. उसके पीछे का कारण क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ये देखिए, ग्लेशियर की मेल्टिंग हो. उसके पीछे का कारण क्या है? टेम्परेचर राइज. ओके, अब देखिए यहाँ क्या रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ एवर पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड. अब कुछ एजम्पशंस बनाए गए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है. रीजन्स ऑफ ग्लेशियर्स. ओके, रीजन्स ऑफ ग्लेशियर्स वार्म फास्टर देन अदर रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. अब कह रहा है यहाँ कि जो ग्लेशियर के रीजन है वो तेजी से वार्म हो रहे हैं देन अदर रीजन्स की तुलना में ग्लेशियर रीजन तेजी से गर्म हो रहे हैं. अब देखिए, राइटर ने यहाँ कहा है कि 5 टाइम्स राइज हुआ है वेस्टर्न अटलांटिक पेनिनसुला का ग्लोबल एवरेज से, लेकिन ये मैक्सिमम फास्टली राइज हुआ है, 5 टाइम्स ही मैक्स है. हो सकता है कहीं पे 6 टाइम्स राइज हुआ. राइटर का फोकस यहाँ कहाँ है? राइटर का फोकस वेस्टर्न एटलांटिक पेनिनसुला पे, इसलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ 5 टाइम्स फास्टली राइज हुआ है ग्लोबल एवरेज से. हो सकता है कहीं 10 टाइम्स फास्टली राइज हुआ, जो कि मोस्टली इक्वेटर रीजन्स होंगे, तो उसकी बात तो नहीं की गई है. तो यहाँ कहा गया है कि रीजन ऑफ ग्लेशियर जो है वो फास्टर वार्म होते हैं देन अदर रीजन्स ऑन द ग्लोब. तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया. अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरिया. बिल्कुल सही बात है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज. और टेम्परेचर राइज की वजह से क्या हो रहा है? ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है. ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है? सस्पेंडेड सेडिमेंटेशन हो रहा है, ठीक है. तो ग्लोबल टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरिया, ये ऑप्शन हो गया अपना सही. मेल्टिंग ग्लेशियर कैन रिड्यूस मैरीन डाइवर्सिटी इन सम एरिया, ये भी होगा अपना सही. मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर की मेल्टिंग वजह से सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हो रहे हैं और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हो रही है. तो ऑप्शन 2 और 3 सही है. ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन सी अपना हो गया करेक्ट. 65 क्वेश्चन हो गया अपना. अब अपना क्वेश्चन 66 में चलते हैं. पैसेज 4, द रिसर्च ऑन द. अब देखिए, रिसर्च टीम ने क्या किया? एग्जामिन किया लॉन्ग टर्म ऑल रूस्ट को. अब ये देखिए, रूस्ट मतलब क्या होता है? रूस्ट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो ये जो है ना आउल जहाँ बैठते हैं, या जहाँ पे वो ऑल्स क्या है कि वो जहाँ बैठते हैं वहीं बैठते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो सेटलमेंट्स जो हुई या वो जहाँ पे वो उन्होंने अपना शीट गिराया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ पे भी साइंटिस्ट ने क्या किया कि एग्जामिन किया उसे. अब क्या कहते हैं कि ऑल्स जो है वो छोटे छोटे मैमल्स को खाते हैं, ठीक है, और फिर उनके जो एक्सक्रीटेड रेमेंस हैं, वो उनके जो मिल्स जो उन्होंने खाया था वो उनके एक्सक्रीटा में वो भी एकोमुलेट होता जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है. अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि आउल का जो शीट था या रूट था उसे उन्होंने उठाया. अब उससे क्या किया कि वो जहाँ बैठते थे, वो जो जहाँ पे भी बैठते थे आउल्स, वहाँ पर उनका शीट गिरता था, तो शीट को साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया. अब उससे ने क्या पता चला कि जैसे कि जो भी उन्होंने खाया था वो उनके शीट में था. अब उससे क्या हो गया? प्रोवाइड अस द इंसाइट इनटू द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल मैमल्स ओवर द पास्ट मिलेनिया. आप देखिए, स्मॉल मैमल जो पास्ट मिलेनिया में थे वो कैसे कैसे थे वो हमें देखने को मिल गया, क्योंकि ऑल ने उन्हें खाया था, उससे उनका शीट गिरा था और उसे हमने एग्जामिन किया. द रिसर्च सजेस्ट दैट when the earth went through the period of rapid warming about 13,000 years ago, the small mammals community was stable and resilient. मतलब जब 13,000 years ago जब अर्थ रैपिड वार्मिंग पे हुई थी, तब जो स्मॉल मैमल की जो कम्युनिटी थी वो स्टेबल और रिजिलियंट थी. बट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से क्या हुआ? ह्यूमन के मेड जो चेंजेस थे उन्होंने इन्वायरमेंट को क्या किया? काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्टर्ब किया, ओके, जिसकी वजह से बायोमास एनर्जी का जो फ्लो हुआ, ठीक है, हैड कॉज द इनॉर्मस ड्रॉप इन बायोमास एनर्जी फ्लो. तो हमने क्या किया? बायोमास एनर्जी फ्लो में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन करवा दिया. दिस ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द एनर्जी फ्लो मीन्स मॉडर्न इकोसिस्टम आर नॉट एडप्टिंग एज इजली एज दे डिड इन द पास्ट. अब देखिए क्या काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, ठीक है. तो यहाँ देखिए, हाँ, तो जो ड्रामेटिक ये क्या हो गया कि इसमें राइटर कहना चाह रहे हैं कि डिक्लाइन हो गया इसमें,
और मॉडर्न इकोसिस्टम जो था वो हमारे ह्यूमन इफेक्ट्स के कारण जो भी चेंजेस आए उसे ये अडॉप्ट नहीं कर पाए। ये हमें जो आउल्स की सीट जो थी उसके एग्जामिनेशन पे पता चला कि इवन ग्लोबल वार्मिंग को तो मैमल्स ने कर लिया विदस्टैंड, लेकिन ह्यूमन मेड चेंजेस को नहीं विदस्टैंड कर पाए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग सॉरी, अब यहाँ पे आपको पता करना है कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, ये ध्यान से पढ़िएगा, ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स। ग्लोबल वार्मिंग इज द फ्रीक्वेंट अकरिंग नेचुरल फिनोमेना। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात तो नहीं की गई है, एक बार हुई है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट स्मॉल मैमल्स। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो स्मॉल मैमल्स को इफेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल गलत बात है। लास्ट टाइम जो अर्थ में हुआ था वो नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग थी, ठीक है, अर्थ गर्म हुआ था लेकिन उसने मैमल्स को इफेक्ट नहीं किया, लेकिन ह्यूमंस ने तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर दिया, तो ये इफेक्ट करेगा। ऑप्शन 2 भी अपना गलत हो गया। ऑप्शन 3 क्या है, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अर्थ्स नेचुरल रिजिलियंस। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमंस ने ही नेचुरल रिजिलियंस जो अर्थ की है उसे लॉस करवा दिया, तो ऑप्शन सी अपना ओनली 3 सही हो गया। नेक्स्ट एंड अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ये क्या कर रहा है, फूड वेराइटीज एक्सटिंक्शन इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, फूड वेराइटीज का एक्सटिंक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, इट इज हैपनिंग फास्ट, ये बहुत तेजी से हो रहा है। द एग्जांपल इज 7000 वेराइटीज ऑफ एप्पल। 7000 वेराइटीज किसके, 7000 वेराइटीज एप्पल्स के थे वे आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ओके, फ्यूअर देन 100 ह्यूमंस, अभी बस 100 ही बचे हैं। फिलीपींस ने अकेले ही 1000 वेराइटीज ऑफ राइस एक बार वहाँ होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या वहाँ बस 100 ही हो रहे हैं। चाइना में क्या होगा, 90% जो वीट वेराइटीज कल्टीवेट किए जाते थे जस्ट एक फ्यू सेंचुरीज अगो वो डिसअपियर हो गए, 90% वो भी डिसअपियर हो गए। फार्मर्स इन द पास्ट painstakingly bred on developed crop well suited for the particular क्या है, बेस्ट suited for the particular क्या है, लोकल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, फार्मर्स अब कैसे फूड क्रॉप डेवलप कर रहे हैं जो पर्टिकुलरलीज उनके क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को सूट कर रहे हैं उसके हिसाब से। इन द रिसेंट पास्ट आवर heavy dependence on few high yielding varieties and technology driven production and distribution of food is causing the dwindling of diversity and food crops। अब देखिए हमारे जो फ्यू क्या हो गया, हमारे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की तरफ हम जो मूव कर गए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारी प्रोडक्शन जो हो गई, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि डाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे कमते जा रही है। ओके, इफ सम म्यूटेटिंग क्रॉप डिजीज और फ्यूचर क्लाइमेट चेंज decimates a few crop plants we have come to depend on। अब देखिए यहाँ राइटर क्या करें कि अगर किसी कारण से क्या हो गया कि कुछ डिजीज़ आ जाते हैं या फिर कोई म्यूटेशन हो जाता है क्रॉप के हिसाब से, इवोल्यूशन में तो ऐसा हो सकता है कि क्रॉप में कुछ म्यूटेशन हो जाए या कोई डिजीज़ आ जाए या कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्यू क्रॉप्स जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम खा रहे हैं, अपनी पूरी पॉपुलेशन जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हो सकता है कि वो डिस्प्लेटली क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें जो वो वेराइटीज़ हमें हो सकता है चाहिए हो जो अभी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम अभी एक्सटिंक्ट होने दे रहे हैं, हो सकता है वो वेराइटी की हमें फिर से ज़रूरत पड़ जाएगा। या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में अगर कोई चेंज आ गया या म्यूटेशन आ गया या इस पर कोई अटैक हो गया नेचुरल क्लैमिटीज़ का, तो हो सकता है जिन वेराइटीज़ को हमने अभी एक्सटिंक्ट होने दिया उसकी हमें फिर से ज़रूरत आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 67 में राइटर यहाँ कुछ एजम्पशन बनाया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। ह्यूमंस हैव बीन द मेन रीजन फॉर द लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज, सो सही है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। कंज्यूमिंग ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप इंश्योर्स क्रॉप डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, लास्ट में तो यही कर रहे हैं कि जो इतने लोकल अगर हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ नहीं चूज़ की होती तो क्या होता, हमारी जो ये वेराइटीज़ हैं जो अभी एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं ये रहती। तो ऑप्शन 2 तो अपना बिल्कुल नहीं सही हो गया। द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन, अब देखिए इसमें क्या करें, जो प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विल फाइनली लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कार्सिटी इन द नियर फ्यूचर। अब कह रहा है जो प्रेजेंट स्टाइल अपना प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, इससे क्या होगा कि फ्यूचर में क्या होगा कि हमारी क्या होगी, स्कार्सिटी हो जाएगी फूड की। देखिए प्रेजेंट स्टाइल फूड प्रोडक्शन का नहीं है, जो हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना उसके लिए जो ब्रीड सेलेक्ट कर रहे हैं उसका है, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये ऑप्शन भी थोड़ा सही है बट हम इसे मार्क करके चलते हैं। आवर फूड सिक्योरिटी मे डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू प्रिजर्व द लोकली कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ क्रॉप। अब ये देखिए लास्ट लाइन में तो यही कहा गया है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही है। तो अब हम देखते हैं कि देखिए इसमें चारों ऑप्शन हमें थोड़े थोड़े सही लग रहे हैं।
अब देखिए यूपीएससी हमेशा क्या कहती है, मोस्ट सूटेबल आपको मार्क करना है। तो देखिए 2 और 4 सबसे ज़्यादा हमें सूटेबल लग रहा है, तो हम देखते हैं 2 4 के साथ अगर 1 3 भी कहीं है तो हम चारों को मार्क कर देंगे। बट देखिए 2 4 के साथ 1 3 कहीं नहीं है, 2 4 अकेले ही है, तो हमें ऑप्शन बी को ही मार्क करना होगा और वही सही होगा। ऑल्दो 1 और 3 भी सही है, लेकिन 2 4 ज़्यादा इनसे ज़्यादा सूटेबल है, तो हमें 2 4 मार्क करना होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप इतने देर हमारे साथ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, सो दैट हम क्या करें, हम वेल स्किल इंडिया की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन करें और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। ओके, और आपके जो सजेशंस हैं वो हमेशा वेलकम है। आप प्लीज़ हमें अपने जो सजेशंस हैं या जो भी आप नए वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, या आपको कोई डाउट है इसमें, तो आप उसे कमेंट में पूछें, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।